चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। क्या सारे बच्चों के पास पेज नंबर 4 और 5 है? कितने बच्चों के पास पेज 4 और 5 नहीं है? रेज और हैंड्स। 4-5 बच्चे। देखो बेटा, एक और बात, बच्चों एक केस आया आज हमारे सामने। केस ये है कि सर हमारे पास सब्जेक्ट पढ़ाई करने के लिए बहुत सारे हैं, तो एक आध क्लास अपनी मिस हो जाती है साइंस की या फिर मैथ्स की। देखो बेटा, एक बात हम हमेशा याद रखें, आपकी क्लास 10 लिखने के लिए नहीं है। आपके स्कूल के टीचर्स आपको बहुत वर्क देते होंगे लिखने का, क्योंकि एसएसटी लिख के लेके आओ, विज्ञान का रजिस्टर बनाओ, हिंदी का बनाओ, संस्कृत का बनाओ, इंग्लिश का बनाओ। बेटा हम आपकी जानकारी के लिए बता दें, अपन को शुरुआत से ऐसे पढ़ाया जाता है। कैमरा में दूर से ही आ रहे हैं ना, प्रॉपर दिख रहे हैं। अपन को पढ़ाया ऐसे जाता है बचपन से कि अपन समझते हैं केवल लिखना ही पढ़ाई है बस। बचपन से अपन 6वीं 7वीं 8वीं में अपन ने क्या किया, रजिस्टर ही तो कंप्लीट किए हैं बस। वहां कोई अच्छा टीचर था नहीं पढ़ाने वाला कि अच्छे से साइंस पढ़ा दे, कोई अच्छे से एसएसटी पढ़ा दे, कोई अच्छे से इंग्लिश पढ़ा दे। तो वहां पे अपने मन में बात बढ़ रही कि सर रजिस्टर कंप्लीट करना ही आपका पढ़ाई करना है, लेकिन बच्चों ऐसा नहीं। दूसरी बात बेटा, एक कहावत होती है कि अपन को कुछ चीज मुट्ठी भर पकड़नी है तो मुट्ठी भर चीज पकड़ने के लिए अपन हाथ भर चीज को नहीं छोड़ते। एग्जाम्पल के तौर पे, यदि आप साइंस की क्लास मान लो स्किप करते जा रहे हो, छोड़ते जा रहे हो, किसके लिए? कुछ छोटे छोटे से प्रॉब्लम कंप्लीट करने के लिए, छोटे छोटे से वर्क करने के लिए। तो इसका सीधा मतलब है बेटा कि आप मुट्ठी पकड़ने के लिए पूरा हाथ खाली कर लो कि आपका पूरे हाथ का जितना कंटेंट है वो सब निकल जाए। तो देखो बेटा, कोशिश करो कि आप कम से कम साइंस और मैथ्स की क्लासेस को स्किप ना हो। और देखो, यदि आपको मैथ्स में जाना है तो फिर आप मैथ्स पे अच्छे से फोकस करो, साइंस में आगे निकलना है अच्छे से साइंस पे फोकस करो। आप अपना एक ध्येय बना लो कि हमारा ध्येय ये है। एक बहुत अच्छी कहावत होती है बेटा, मास्टर ऑफ ऑल, आपने नहीं सुनी होगी, मास्टर ऑफ ऑल, सॉरी ऐसी होती है, जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन। जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन। जो बंदा सभी का जैक होता है ना, जैक मतलब जो कोई भी काम कर ले, जैक पे अपन कोई भी चीज उठा लेते ऊपर, टायर वायर पंचर हो जाए, गाड़ी नीचे लगाओ, जैक से गाड़ी उठ जाती है। तो जैक ऑफ ऑल ऐसा बंदा जो सारे काम कर सकता है। मास्टर ऑफ नन वो बंदा किसी का मास्टर नहीं बन सकता। से हम कहें कि हम तो भैया साइंस भी पढ़ा लेते हैं, मैथ्स भी पढ़ा लेते हैं, एसएसटी भी पढ़ा लेते हैं, इंग्लिश भी पढ़ा लेते हैं, हिंदी भी पढ़ा लेते हैं, तो हम सब के जैक हो गए। हम सबको पढ़ा तो सकते हैं, लेकिन यदि हम सभी सब्जेक्ट पे फोकस करेंगे, सभी को पढ़ाएंगे, कुछ बच्चे हमारे पास आके बायोलॉजी लिखे सर 11th 12th की बायोलॉजी पढ़ा दो। अब हम थे प्योर मैथ्स से, मैथ्स और हमने फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ी है, बायो तो हमने दूर से पढ़ी ही नहीं है। हम पढ़ा सकते हैं मैथ्स, हम पढ़ा सकते हैं फिजिक्स, हम पढ़ा सकते हैं केमिस्ट्री बहुत अच्छी तरीके से। अब हमारे पास 11th के बच्चे आ गए, बोल रहे सर आप बायोलॉजी पढ़ा दीजिए। तो वही कहावत हो गई कि सबकी जैक बन जाएंगे, लेकिन फिर हम मास्टर किसी के नहीं बन पाएंगे, मतलब किसी भी एक क्वालिटी में हमारी निपुणता नहीं आ पाएगी। तो कोशिश करें बेटा कि आप किसी चीज के मास्टर बनो। यदि आप सब सब्जेक्ट को एक साथ ढोने के लिए चलोगे तो फिर आपके लिए दिक्कत वाला काम। खैर बच्चों आगे बढ़ते हैं, मैथ्स और साइंस ही आपकी आगे चल के काम आएगी, तो थोड़ा सा उस पर फोकस करें। खैर बच्चों अपन आगे बढ़ते हैं। बताइए हमने हमारी कल की क्लास में क्या पढ़ा था? इतने जल्दी भूल रहे तुम लोग? अरे बताओ, कोई बच्चा नहीं बोल रहा है क्या पढ़ा था सर? यस बच्चों, कल की क्लास में हमने पढ़ा धातु एवं अधातु में अंतर। बहुत सारे अंतर देखे सर की धातुओं के पास कौन कौन सी चीजें होती हैं और अधातुओं के पास कौन कौन सी चीजें होती हैं। फिर बच्चों यहाँ पे हमने अंतर लिख के देखे थे, बोलो हाँ या ना?
कितने बच्चों ने कल की क्लास में पूरे के पूरे अंतर लिख के देखे थे? दीज और हैंड्स, जिन बच्चों ने हमसे चेक कराए थे। चलिए बच्चों अब आगे बढ़ते हैं। अब हमें करना है एनसीईआरटी कॉर्नर का क्वेश्चन नंबर 1। पढ़िए बच्चों क्वेश्चन क्या लिखा है, क्वेश्चन को पढ़िए और आपको मतलब बताना है। रेशो सुधारने की, मान लीजिए आपके पास है ना, सवाल पढ़ेंगे बच्चों क्या लिखा हुआ है। चलिए बच्चों यहां ध्यान दीजिए। देखो सवाल अपन बाद में देखेंगे, पहले आप हमें एक बार बताओ, यदि आपको पहचानना है कि कौन धातु है और कौन अधातु है तो हमारे बच्चे कैसे पहचानेंगे, जरा बताना। यस सर, धातु की पहली पहचान, बहुत बढ़िया प्रिंस ने हमें बताया कि सर जब हम धातु को पीटेंगे तो पीटने पर धातु की क्या हो जाएगी बच्चों, चादर बन जाएगी। धातु को पीटेंगे तो धातु क्या हो जाएगी, पूरी तरीके से टूट जाएगी, नष्ट हो जाएगी। तो यदि पता करना अपन को, हम आपके सामने 4-5 चीजें रख दो, बोले पता करो कौन मेटल है कौन नॉन मेटल है, पर उसको पीट पीट के देखेंगे। जिसकी सीट बन जाए, मतलब जिसकी चादर बन जाए वो धातु हो जाएगी, जिसकी चादर नहीं बनेगी वो अधातु हो जाएगी। और बताओ कैसे पता कर सकते हैं? यस, अगली बार बेटा इसको अपन क्या कर सकते हैं, गर्म करके देख सकते हैं। धातुओं को गर्म करेंगे तो धातुएं क्या हो जाएंगी, गर्म हो जाएंगी और पिघलेंगी नहीं। लोहे को गर्म करो तो लोहे की रॉड गर्म हो जाएगी, कॉपर के बर्तन गर्म हो जाएंगे, एल्यूमिनियम के बर्तन गर्म हो जाएंगे। वहीं हम आपसे कहें कोई आपके पास एक अधातु, जैसे आपके पास सल्फर हो गई, माचिस की तीली के ऊपर लगा होता है, फास्फोरस हो गया, कार्बन हो गया, तो क्या सल्फर, फास्फोरस, कार्बन, ग्रेफाइट ये अधातु धारा का प्रवाह क्या गर्म होंगी? यदि अपन उनको ऊष्मा देंगे तो ये क्या गर्म होंगी? नहीं होंगी। सल्फर को गर्म करेंगे, सल्फर क्या हो जाएगा बच्चों, पिघल जाएगा। फास्फोरस को गर्म करेंगे, फास्फोरस जल जाएगा। कार्बन को जलाएंगे, कार्बन भी क्या हो जाएगा, जल जाएगा। तो सर जो आपके पास धातुएं होती है बच्चों, धातुएं गर्म हो जाती हैं, लेकिन आपकी धातुएं गर्म नहीं होती। सर एक और अपन काम कर सकते हैं बच्चों, वो है कि अपन धातु अधातु की पहचान कर सकते हैं विद्युत धारा के आधार पर। बनना बेटा विद्युत धारा के आधार पर, ऐसे कि हमने देखा था, खैर हमारे सारे बच्चे जानते हैं, जो आपके पास धातुएं होती हैं बच्चों, जैसे अपन धातुओं के अंदर धारा प्रवाहित कराएंगे तो क्या इनके अंदर से धारा का प्रवाहन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा सर। किसके अंदर से हो जाएगा? कॉपर के अंदर से, एल्यूमिनियम के अंदर से और सिल्वर के अंदर से। तो सर धातुएं विद्युत धारा का चालन कर सकती हैं, लेकिन आप हमें बताइए क्या अधातुएं धारा का चालन कर सकती हैं? बहुत छोटे बच्चों को प्रैक्टिकल कराया जाता है। मान लो आपके पास हमने 4-5 सैंपल स्पेस दिए, A B C D E, पता करना है कौन धातु है कौन अधातु है। कुछ नहीं करेंगे बेटा नमन, अपन एक हल्का सा क्या बनाएंगे, एपरेटस, प्लस माइनस। बताओ बल्ब जलेगा कि नहीं जलेगा? ध्यान दें बेटा, बल्ब जलेगा ही। सरदाना सेल लगाया है, भगवान तरह बल्ब तो जलेगा, ये और लो। चलो अब बताओ, हमने परिपथ तोड़ दिया, क्या अब आपका परिपथ में धारा प्रवाहित होगी? नहीं होगी। पूजा बेटा अब सोचो हमने क्या किया, इस सैंपल को उठाया, मान लो ऐसा था मैंने उसको यहाँ पे लगा दिया, और यदि अपन ने सैंपल को एक तार यहाँ लगाया एक तार यहाँ लगाया, और यदि आपका बल्ब जल रहा है, इसका मतलब ये होगा कि जो आपने यहाँ पे ए लगाई थी वो क्या होनी चाहिए? धातु होनी चाहिए। क्यों सर? क्योंकि धातु होगी तभी वो क्या कर पाएगा बेटा, धारा का प्रवाहन कर पाएगा। मान लो यहाँ पे आपने नई चीज लगा दी बी, और पता चला कि बी लगाने पर धारा प्रवाहित नहीं हो रही, तो अपन समझ जाएंगे कि वो आपके पास बी है बच्चों, वो क्या हो जाएगी? अधातु हो जाएगी। क्या हमारे बच्चों की बात समझ में आई कि नहीं आई? तो आप हमें बताओ बेटा, यदि आपको पता करना है कि कौन धातु है कौन अधातु है तो कैसे पता कर सकते हैं? 3 तरीके हैं, बोलो हाँ या ना। तो पहला तरीका बताइए क्या है? अपन उनको पीट कर देख सकते हैं, धातुएं क्या बन जाएंगी? चादर। अधातुएं क्या हो जाएंगी बच्चों? टूट जाएंगी। दूसरा, क्या
ऊष्मा के प्रवाहन से पता कर सकते हैं कि कौन धातु है कौन अधातु है। धातुएं करेंगे या धातुएं नहीं करेंगी। तपस्या बेटा थर्ड पॉइंट बता दो कैसे पता करेंगे। आवाज नहीं आ रही बच्चों। विद्युत धारा के प्रवाहन से। यदि धारा का प्रवाहन हो रहा है तो क्या हो जाएगी धातु, नहीं होगा तो क्या हो जाएगी। चलिए बच्चों पर आंसर लिखना स्टार्ट करते हैं। जो आपके पास बॉक्स है लिखना स्टार्ट कीजिए। दिए गए पदार्थों में से धातु एवं थोड़ी राइटिंग लिखना ताकि आंसर बन जाए है ना, फिर पर्याप्त जगह है। दिए गए पदार्थों में से धातु एवं अधातु में अंतर पता करने के लिए हम निम्न विधियों का प्रयोग करेंगे। धातु चादर के रूप में फैल जाएगी, किंतु अधातु टूट जाएगी। ऊष्मा का प्रवाहन धातुएं करेंगी एवं अधातुएं नहीं करेंगी। सेकंड का आंसर सेकंड वाले डब्बे में लिखना है ना।
देखो बेटा, इसका जो सेकेंड वाला है कुछ नहीं, ये सीखने वाला सवाल है। देखो, इस प्रयोग की उपयोगिता बताइए। बताओ, जो अपन 3 प्रयोग कर रहे हैं उसका उपयोग क्या है? अरे बताओ। धातु अधातु में अंतर पता कर सकते हैं, यही तो लिखा है। इन प्रयोगों के द्वारा हम धातु एवं अधातु में अंतर आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। चलो बेटा बताओ, यदि ये सवाल 3 नंबर का आ जाए तो कितने बच्चे अपने मन से इसका आंसर लिख सकते हैं? कटोगे तो नहीं यहाँ से? चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। बेटा यहाँ पे अपन को अंतर अपन ने पढ़ लिए थे, बोलो हाँ है ना? तो यहाँ से बेटा पा हटा लीजिए, धातु एवं अधातुओं में अंतर। तुम लोग नाश्ता वास्ता करके आते हो कि नहीं आते हो? सब ऐसे झगड़ के आते हो मम्मी से क्या? सबके चेहरे बने हुए हैं, कभी तो मुस्कुरा दिया करो। चलो बेटा, बोर्ड कॉर्नर देखते हैं किसमें कितना है दम। मतलब जितनी पढ़ाई करके आओ, लड़ाई नहीं करेंगे। चलो, बोर्ड कॉर्नर का सवाल नंबर 1, ब्रोमीन खालिस्तान होती है? सर गलत। क्या होती है बच्चा पार्टी? द्रव अधातु। 2024 में 1 नंबर में मैचिंग में आया है। अगला 2021 में हमारे बच्चे तो कर ही पाएंगे, धातु अधातु में 5 अंतर लिख पाओगे नहीं लिख पाओगे? चलो बेटा इसको बताओ फटाक से नंबर 1 को। डन हो गए बच्चों सभी का नोट? चलिए बच्चों आगे बढ़े। अब देखो बेटा, यहाँ पे अपन ने धातु अधातु के अंदर के जितने भौतिक गुण होते हैं वो अपन ने पढ़ के खत्म करते हैं। जैसे बनना, अपन ने धातुओं की बहुत सारे भौतिक गुण देखे कि पीट के चादर बना सकते हैं, खींच के तार बना सकते हैं, धारा प्रवाहित हो सकती है, ऊष्मा प्रवाहित हो सकती है, कठोर होती है, घना बजाना होता है, कलर ये होता है, पीटते हैं तो आवाज आती है। अपन ने बहुत सारी बातें पढ़ी, किसके बारे में? धातुओं के बारे में। सिर्फ बच्चों अपन ने बहुत सारी बातें पढ़ी, किसके बारे में? अधातुओं के बारे में। जितने गुण धातुओं के थे उसकी अपोजिट गुण किसके थे बच्चों? अधातुओं के थे। प्यारे बच्चों, अब जैसे अपन ने अम्ल और क्षार में पढ़ा था, शुरुआत में अपन ने पढ़े अम्ल के भौतिक गुण कि भाई अम्ल स्वाद में कैसे होते हैं, अम्ल लिटमस पेपर के साथ क्रिया करके क्या बोलता है, यदि अपन अम्ल को हाथ पे डालेंगे तो क्या होगा। अपन ने अम्ल के भौतिक गुण पढ़े, क्षारक के भौतिक गुण पढ़े, फिर उसके बाद हमने पढ़े अम्ल और क्षारकों के रासायनिक गुण। मतलब जब अम्ल की क्रिया किसी दूसरे केमिकल से कराएंगे, किसी दूसरे रसायन से कराएंगे तो अपन को क्या मिलेगा। सेम तरह में बच्चों अपन ने क्षारक के बारे में पढ़ा कि क्षारक की क्रिया दूसरी केमिकल से कराएंगे तो अपन को क्या मिलेगा। ऐसे ही बच्चों यहाँ पे हमें समझना है कि जो आपके पास धातुएं हैं, धातुओं के रासायनिक गुण क्या क्या हो सकते हैं। मतलब जब हम धातु की क्रिया अलग अलग केमिकल से कराएंगे तो हमें क्या क्या मिल सकता है। तो बेटा सबसे पहला जो हमें रासायनिक गुण पढ़ना है बच्चों, वो हमें पढ़ना है धातु के साथ ऑक्सीजन की क्रिया। अब देखो बेटा, बेसिकली आप हमें एक सवाल बताओ, इस सवाल का आंसर करो। इस कमरे में अपन को सांस लेने के लिए क्या जरूरी है? ऑक्सीजन गैस। नहीं मिलेगी तो अपना दम घुट सकता है, बेहोश हो सकते हैं, जान भी जा सकती है। अब आप हमें बताइए बच्चों, इस कमरे में सिर्फ ऑक्सीजन गैस भरी है कि उसके साथ और भी बहुत सारी गैसेस हैं? तो गैसेस तो बहुत सारी है, लेकिन अपन तो सिर्फ O2 ले रहे हैं, ऐसा क्यों? अच्छा, इस कमरे में ऑक्सीजन गैस भरी है या फिर कुछ और भरा हुआ है? नहीं सर, बताओ सर, यहाँ बताओ, ऑक्सीजन गैस भरी है कि इस कमरे में वायु भरी है? वायु को बनवर क्या बोलते हैं अच्छी भाषा में? हवा। तो आप हमें बताओ इस कमरे में क्या भरी है? हवा। वायु या फिर हवा? बेटा वायु या हवा का मतलब होता है बहुत सारी गैसों का मिश्रण, जिसमें ऑक्सीजन भी होगी, कार्बन डाइऑक्साइड भी होगी, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी होगी, सल्फर डाइऑक्साइड होगी, बहुत सारी गैसेस होंगी। जब बहुत सारी गैसेस एक साथ मिल जाती हैं तो बच्चों वहां पे अपने पास क्या बन जाता है? वायु बन जाती है या फिर हवा बन जाती है। तो सर फिर अपना जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो कैसे काम करता है? देखो बेटा, क्या होता है जब अपने नाक के पास बहुत सारी गैसेस आती हैं तो क्या होता है, अपने नाक में हल्के हल्के से बाल होते हैं, भले अपन उसको ट्रिम करके कैंची से काट के हटा देते हैं,
लेकिन अपनी नाक में बाल होते हैं वो ऐसा प्यूरीफायर का काम करते हैं ताकि कोई पोल्यूटेंट्स हैं, पता चला आपने कोई ऐसी गैस इनहेल कर ली जिसमें बहुत सारे क्या थे, प्रदूषण के कण थे, बहुत सारे ऐसे कण थे जो अपनी बॉडी के लिए सही नहीं थे, तो यहाँ से रुक जाते हैं। और जब अपन और आगे बढ़ते हैं नाक के अंदर, तो नाक के अंदर बच्चों एक उसका नेचुरल म्यूकस भरा रहता है। अपन ने श्लेष्मा पढ़ा था ना, तो आपकी नाक के अंदर एक नेचुरल श्लेष्मा होता है, जो आपको वो वाला श्लेष्मा नहीं जो आपको सर्दी होने पे आता है। बिना सर्दी के आपकी नाक में एक परमानेंट लिक्विड भरा होता है, इस लिक्विड से आपकी जो गैसेस है वो प्यूरिफाइड होती जाती हैं। खैर लंग्स तक अपनी क्या पहुंच जाती है, सारी गैसेस पहुंच जाती हैं, लेकिन वहां पे आपका लंग्स तो आपके फेफड़े हैं, वो फेफड़े O2 को एक्सेप्ट कर लेते हैं और बाकी सारी गैसेस को वहीं से सांस के थ्रू बाहर निकाल देते हैं। खैर बच्चों वापस लौटते हैं, तो कहने का मतलब ये है कि देखो यदि हम बात करें कि आपके पास फ्रेश ऑक्सीजन हो सकती है, तो बच्चे कहेंगे नहीं सर। यदि अपन मान लो आपके पास कोई धातु है और हम बोले इस धातु की अभिक्रिया करानी है ऑक्सीजन से, इस कमरे में अपन कोई धातु की प्लेट रख दें, कोई धातु की चीज रख दें, तो क्या उसके ऊपर केवल ऑक्सीजन आएगी? नहीं, उसके पास बेटा क्या आएगी? वायु आएगी या फिर हवा आएगी। तो जो अपन ये पॉइंट पढ़ रहे हैं इसको कई बार कहा जाता है धातुओं की ऑक्सीजन गैस के साथ क्रिया, या फिर बच्चों इसको कहा जाता है धातुओं की वायु या फिर हवा के साथ क्रिया। देखो बेटा बेसिकली अपन वायु या फिर ऑक्सीजन को ही ट्रीट करेंगे। हमारे बच्चे समझ गए सर वायु बोलेंगे तो भी वही क्रिया लिखनी है और ऑक्सीजन गैस बोलेंगे तो भी वही क्रिया लिखनी है। अब यहाँ समझिए ध्यान से बच्चों, जब आपके पास कोई धातु ऑक्सीजन गैस के साथ क्रिया करती है तो बच्चों वहां पे आपके पास क्या बनता है? धात्विक ऑक्साइड बनता है। एग्जाम्पल के तौर बच्चों हम बात करें, जैसे मान लीजिए अपने पास आयरन है, लोहा। हमारे बच्चों ने सभी ने देखा है कि अपन यदि छत पे अपने कोई लोहे की चीज छोड़ दें जो खराब होने वाली है, आप देखोगे मुझे भी बरसात का टाइम चल रहा है, तो आप देखोगे यदि आपके पास कोई आयरन की ऑब्जेक्ट है आपको आपने इसको छत पे ऐसे ही छोड़ दिया, आप देखोगे बेटा इसके लिए तीन चीजें जरूरी होती हैं। पहली होती है ऑक्सीजन गैस, बच्चों वो उसको कहाँ से मिल जाएगी? वायु से। तो सेकंड आपके पास होती है H2O या फिर हल्की सी नमी, मतलब बहुत कम मात्रा में आपको क्या चाहिए है? जल चाहिए या फिर नमी चाहिए। जैसे ही बेटा ये दोनों चीजें इस लोहे की सतह पे आएंगी वो क्या करेंगे बच्चों? यहाँ पे आयरन के साथ क्रिया करके बेटा वो क्या बना लेंगे? आयरन का ऑक्साइड बना लेंगे। हम बताते हैं क्या बनता है। जब बेटा आपका आयरन ऑक्सीजन के साथ क्रिया करता है तो बनाता है Fe2O3। बच्चों यही आपकी कहलाती है जंग। क्या कहलाती है प्यारे बच्चों? फिर हमने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ाया है, इसको अपन क्या बोलते हैं बच्चों? संचारण। तो लोहे के ऊपर जो जंग लगती है इसके पीछे का कंसेप्ट सीधा यही है। आपके पास लोहे की धातु होगी, उसके पास कौन आया बेटा? ऑक्सीजन, और क्या ही हल्की सी नमी। ऑक्सीजन और नमी जैसे ही फेरस की सरफेस पे आएगी, लोहे की सतह पे आएगी, क्या होगा बच्चों? फटाक से यहाँ पे एक ऑक्साइड बन जाएगा। अब देखो ऑक्साइड कौन सा है इसमें? फेरस। बच्चों क्या आपके पास धातु है कि नहीं? बोलो हाँ या ना। और क्या आपके पास ये ऑक्साइड हो गया कि नहीं हो गया? बेटा ये आपके पास क्या बन गया? फेरस ऑक्साइड या फिर धात्विक ऑक्साइड। और यही धात्विक ऑक्साइड बेटा आपके पास क्या कहलाने लगता है? जंग कहलाने लगता है। तो क्या धात्विक ऑक्साइड केवल और केवल आपकी फेरस वाली धातु बना सकती है? क्या केवल लोहा ही है जो धात्विक ऑक्साइड बना सकता है? क्या बाकी धातुएं ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके धात्विक ऑक्साइड नहीं बना सकती? बना सकती हैं सर, बहुत सारी बना सकती हैं। बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट बच्चों Al2O3, ये आपके पास कहलाता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ये आपके पास क्या होगी प्यारे बच्चों? धातु। ये क्या जुड़ गई? ऑक्सीजन, तो क्या बन जाएगा? धातु ऑक्साइड। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखो, जो धातु ऑक्साइड होता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ये भी आपके पास क्या बनेगा? एक धात्विक ऑक्साइड बन गया। और क्या क्या हो सकते हैं सर? कॉपर ऑक्साइड हो सकता है। कॉपर के साथ कौन जुड़ गया बच्चों आपके पास? ऑक्सीजन, क्या बन गया? कॉपर ऑक्साइड। यहाँ पे ध्यान से देखिए, एक आपके पास धातु, एक आपके पास ऑक्सीजन, क्या बन गया? धातु ऑक्साइड। हमारे बच्चों को हमने बताया था जो आपके पास बच्चों धातु के ऑक्साइड होते हैं इनकी प्रकृति कैसी होती है प्यारे बच्चों?
अम्लीय होती है कि क्षारीय होती है? धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय होती है। अब हमें बताओ, किसी लोहे के ऊपर जंग लग गई, अपन ने क्या किया, उसकी जंग को निकाला, अपन ने रेत पेपर से उसकी जंग को निकाल लिया। अब उस जंग को यदि आप पानी में घोलने जाओगे तो क्या वो जंग पानी में घुल जाएगी? नहीं घुलेगी। अरे लोहे की जंग, मान लो किसी लोहे के ऊपर जंग लग गई, खैर जैसी जंग लग गई तो पूरी वो धातु खराबी हो जाती है। मान लो आपने वो जंग निकाल ली, और जंग निकालने के बाद उसको आप पानी में घोलने जाओ तो क्या वो पानी में घुलेगी? नहीं घुलेगी। एल्यूमिनियम के ऑक्साइड की लेयर निकाल लो, क्या वो पानी में घुलेगी? नहीं घुलेगी। कॉपर की लेयर भी नहीं घुलेगी। तो बेटा जो आपके पास धातु के ऑक्साइड होते हैं ये क्षारीय तो होते ही होते हैं, इसके साथ बेटा ये जल में कैसे होते हैं प्यारे बच्चों? अघुलनशील होते हैं। कई बार एक नंबर में सवाल आ जाता है कि धात्विक ऑक्साइड खालिस्तान होते हैं, कैसे होते हैं बच्चों? क्षारीय। या फिर अपन और क्या लिख सकते हैं, धात्विक ऑक्साइड जल में कैसे होते हैं? अघुलनशील। जल के अंदर घुलेंगे नहीं। लेकिन बेटा अपवाद सब जगह होते हैं, वरना धातुओं में देखें कि धातुओं का नियम था कि सब धातुएं कठोर होती हैं। एक धातु कौन सी होती है जो कठोर नहीं होती थी? सोडियम, पोटेशियम और मरकरी, तीनों आपकी कठोर नहीं होती थी। ऐसे यहाँ पे होता है। हमने आपको बता तो दिया कि धातु ऑक्सीजन क्रिया करेगा तो क्या बन जाएगा? धात्विक ऑक्साइड। धात्विक ऑक्साइड क्या क्या हो सकता है? लोहे का हो सकता है, एल्यूमिनियम का हो सकता है, कॉपर का हो सकता है। दूसरी बात, तो धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है? क्षारीय। यदि हम पीएच स्केल निकालना चाहें तो इसका पीएच क्या हो जाएगा? बेटा आवाज नहीं आ रही। 7 से ज्यादा हो जाएगा। एक नंबर में सवाल आ जाए, जो आपके पास धातुओं के ऑक्साइड होते हैं उनका पीएच मान कितना होता है? 7 से ज्यादा होता है। अगली बात, जल में कैसे होते हैं प्यारे बच्चों? धात्विक ऑक्साइड जल के अंदर घुलते लेकिन इसके कुछ अपवाद होते हैं। कुछ ऑक्साइड जल के अंदर घुल जाते हैं। अब आप हमें बताओ, अधिकांश तो अघुलनशील है। यदि कुछ ऑक्साइड जल के अंदर घुल जाएं तो आप हमें बताइए बच्चों, वहां पर आपके पास एक जल का बीकर था और बीकर, उसमें आपने क्या किया? धात्विक ऑक्साइड को घोल दिया। अब बच्चों धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति क्या थी आपके पास, जरा हमें बताना। क्षारीय थी। सर जैसे ही ये अपन जल में क्षार मिलाएंगे तो बच्चों क्या इस जल का पीएच मान भी क्षारीय हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? क्या आपका जल भी क्षार बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? डेफिनेटली बन जाएगा। तो जब किसी धात्विक ऑक्साइड को जल के अंदर घोला जाता है तो बच्चों वो आपके पास जल क्या बन जाता है? क्षार बन जाता है। क्या हमारे बच्चों को यहाँ तक बात समझ में आई कि नहीं? देखो बेटा यहाँ भी एक और हमें नई चीज समझनी। अच्छा एक बात बताना, हम आपको छोटा सा केस समझाते हैं। मान लीजिए आपके पास कहीं पे अम्ल था, ओके, हमने क्या किया? इस अम्ल की क्रिया करा दी बच्चों किससे? धात्विक ऑक्साइड से। हमारे बच्चे जानते हैं सर धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है? क्षारीय। नियम अपन ने याद कर लिया। और जैसे जैसे आप केमिस्ट्री पढ़ोगे वैसे वैसे तुम्हें पता चलेगा कि केमिस्ट्री में नियम नाम की कोई चीज होती ही नहीं है। नियम तो होते हैं, केमिस्ट्री में नियम कम होते हैं, अपवाद ज्यादा होते हैं। अब भी हमने आपको क्या पढ़ाया? धात्विक ऑक्साइड प्रकृति में कैसे होते हैं? क्षारीय। पीएच मान 7 से क्या होगा? ज्यादा। तुम उसको याद करके बैठ जाओगे सर, जहां कहीं ऊपर को धात्विक ऑक्साइड मिलेगा तो उसकी प्रकृति कैसी हो जाएगी? क्षारीय। लेकिन नियम आपका ज्यादा देर तक टिकेगा नहीं। यहीं पे समझो, अम्ल है और धात्विक ऑक्साइड आ गया। अम्ल और क्षारक बेटा क्या बना लेंगे? लवण बना लेंगे और जल बना लेंगे। प्रक्रिया का नाम क्या हो जाएगा? उदासीनीकरण हो जाएगा। चलिए सर आपकी बात हमने मान ली। अब सोचो बेटा, कहीं पे आपके पास क्या था बच्चों? क्षारक। क्या था आपके पास? इस क्षारक में बेटा हमने क्या मिला दिया? फिर से धात्विक ऑक्साइड मिला दिया। फिर हमने देखा सर ये तो अम्ल है, धात्विक ऑक्साइड क्या होना चाहिए? क्षारक। तो अपने पास क्षारक में क्षारक मिलाएंगे तो सॉल्ट तो बनेगा नहीं, बोलो हाँ या ना? एक क्षारक आपके पास पहले से है और एक आपने क्या मिला दिया? धात्विक ऑक्साइड। तो क्षारक में क्षारक मिला होगा तो क्या सॉल्ट बनेगा? नहीं बनेगा। जल बनेगा? नहीं बनेगा। लेकिन बच्चों यहाँ पे बन जाता है, यहाँ पे सॉल्ट ही बन जाएगा और
जल्दी बन जाएगा। तो ऐसा संभव कैसे हुआ? एक क्षारक पहले से था, जो आपने बेटा महक धात्विक ऑक्साइड मिलाया है, ये क्या होना चाहिए? ये क्या होना चाहिए बच्चों? अम्ल होना चाहिए। मतलब धात्विक ऑक्साइड यहाँ पे किसके जैसे काम करेगा? तभी तो अम्ल और क्षारक मिलके क्या बनाएंगे? सॉल्ट बनाएंगे और जल बनाएंगे। हाँ, ऐसे कुछ धात्विक ऑक्साइड होते हैं जिनकी प्रकृति क्षारीय भी होती है, जिनकी प्रकृति अम्लीय भी होती है। बच्चों, ऐसे ऑक्साइड जिनकी प्रकृति क्षारीय भी हो एवं जिनकी प्रकृति अम्लीय भी हो, बच्चों ऐसे ऑक्साइडों को अपन कहते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? उभयधर्मी ऑक्साइड। उभय जानते हो ना? अरे ओपन टेस्ट लेते हो मैथ्स में कि नहीं लेते? कॉमन लेने पर दोनों कैसे हैं? कॉमन, क्षार भी है और अम्ल भी है। तो ऐसी ऑक्साइड जो अम्ल भी हो और क्षार भी हो क्या कहलाते हैं? उभयधर्मी ऑक्साइड। मतलब बेटा इनके पास अम्ल के गुण भी होंगे बच्चों, और इनके पास किसके गुण हो जाएंगे? क्षारक के गुण भी हो जाएंगे। इसका मतलब वही ऑक्साइड अम्ल के साथ क्रिया करके भी क्या देगा? सॉल्ट और जल देगा, और वही ऑक्साइड क्षारक के साथ क्रिया करके भी क्या देगा बच्चों? सॉल्ट देगा और जल देगा। क्या आपको बात समझ में आएगी नहीं आई? कितने बच्चे जिनको उभयधर्मी ऑक्साइड समझ में आ गया है? रेज योर हैंड्स। चलो बच्चों, कुछ अपन एग्जांपल्स लिखते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड की। सबसे पहले तो आपके पास यहाँ देखिए बच्चों, पहला होता है Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड। एक आपके पास बच्चों नेक्स्ट होता है जिंक ऑक्साइड। मतलब दोनों कैसे होंगे? अम्लीय भी होंगे और क्षारीय भी होंगे। क्या यहाँ तक आपको बात समझ में आई कि नहीं आई? सीधी बात याद रख लो, जो उभयधर्मी ऑक्साइड होता है वो क्या होता है? थाली का बैगन, किसी ठिकाने पे टिकता ही नहीं है। वही आपका अम्ल बन सकता है, वही आपका क्षारक बन सकता है। चलो समराइज करते हैं बच्चों, आज अपन ने क्या क्या पढ़ा। बच्चों हम पढ़ रहे हैं धातुओं की रासायनिक, बेटा आवाज आनी चाहिए तभी हमें लगेगा कि बच्चों को समझ में आया है। धातुओं के रासायनिक गुण। बच्चों पहले हमने क्या देखा? धातु की ऑक्सीजन के साथ क्रिया। बताइए क्या बनता है? धात्विक ऑक्साइड बनता है। चलिए सर, धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है? पीएच कैसा होगा बच्चों? 7 से ज्यादा, 7 से अधिक। बोलो आया ना? अगली बात, अधिकांश धात्विक ऑक्साइड जल में कैसे होते हैं? लेकिन यदि कुछ जल के अंदर घुल जाएं तो वो जल के अंदर घुलने पर क्या बनाएंगे? कौन सा सोल्यूशन बनाएंगे प्यारे बच्चों? क्षार का विलयन बना लेंगे कि नहीं बना लेंगे? बोलो आया ना? अगली बात, कुछ धात्विक ऑक्साइड, एग्जाम्पल बताइए। एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3, जिंक ऑक्साइड, कॉपर। चलो अगली बात, कुछ ऑक्साइड ऐसे होते हैं बच्चों जिनके पास अम्ल की प्रकृति भी होती है और क्षारक की भी प्रकृति होती है। ऐसे ऑक्साइडों को क्या कहा जाता है बच्चों? उभयधर्मी ऑक्साइड। दोनों अम्ल और क्षारक के साथ मिलकर क्या बनाते हैं? सॉल्ट बनाएंगे और जल बनाएंगे। अगली बात, क्या आप इनके हमें एग्जाम्पल बता सकते हो? बताइए। Al2O3 और जिंक ऑक्साइड। बताइए क्या हो गया आपके पास? उभयधर्मी ऑक्साइड। कितने बच्चे ने इनकी पूरी बात समझ में आ गई है? रेज योर हैंड्स। चलिए बच्चों फटाक से अपन असाइनमेंट के पास चलते हैं, एक बार पढ़ के देखते हैं क्या क्या अपन ने आज पढ़ा। धातु के रासायनिक गुण। धातु की ऑक्सीजन या फिर वायु के साथ अभिक्रिया। अधिकांश धातुएं ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके धात्विक ऑक्साइड बनाते हैं। ये वाला पेज नहीं है ना आपके पास? ये वाला पेज चलो। धातु ऑक्सीजन क्या बनाएंगे बच्चों? धात्विक ऑक्साइड। देखो बेटा हम अपने बच्चों को इतना समझा चुके हैं, हमारे बच्चे सब जानते हैं कि अपन एक थ्योरी ना लिखे बेटा, सीधा अपन रिएक्शन समझाएं तो समझ पाओगे कि नहीं समझ पाओगे? हमारे बच्चे बैलेंस करना जानते हैं, रिएक्शन को बैलेंस कैसे करते हैं। कितने बच्चों ने हमसे चैप्टर नंबर 1 नहीं पढ़ा है? रेज योर हैंड्स। केमिस्ट्री का चैप्टर 1 कितने बच्चों ने नहीं पढ़ा? चलो बेटा जनवरी में पढ़ेंगे अपन, ठीक है? डिवीजन करेंगे। क्या नहीं बेटा, कॉपर को जलाया, क्या बन गया? कॉपर ऑक्साइड। कैरी बेटा, एल्यूमिनियम को किया तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड। चलो, ये धात्विक ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के होते हैं, लेकिन कुछ ऑक्साइड जैसे एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड अम्लीय एवं क्षारीय दोनों प्रकृति दर्शाते हैं।
कुछ ऐसे धात्विक ऑक्साइड होते हैं जो अम्ल तथा क्षारक दोनों से क्रिया करके लवण तथा जल प्रदान करते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। बच्चों स्टार पॉइंट लगा लो, क्योंकि यहाँ से रिपीट वाले सवाल बहुत बार आ गए। इस बार संभावना है कि यहाँ से सवाल आ जाए, उभयधर्मी ऑक्साइड क्या कहलाते हैं। एग्जाम्पल के साथ लिखिए, लिख पाओगे नहीं लिख पाओगे? चलिए सर आगे बढ़िए। बच्चों देखो ये हो गया आपके पास, यहाँ देखो सिर्फ बेटा हमने एग्जाम्पल समझा, इसको आपको याद भी रखना है। सस्ती एल्यूमिनियम ऑक्साइड हो गया, देखो ये क्या है आपके पास बच्चों, ये क्या है आपके पास सॉल्ट, ये क्या है बच्चों आपके पास जल। तो अम्ल के साथ कौन मिला होगा, तो इसकी प्रकृति कैसे होगी बच्चों, क्षारीय। अब इसी को देखो, यहाँ पे क्या है बच्चों आपके पास क्षारक, ओके। ये क्या बन गया आपके पास, लवण बन गया, सॉल्ट बन गया। ये क्या बन गया आपके पास, जल। आप में बताओ बच्चों, यदि ये क्षारक है, सॉल्ट बनाए, तो ये क्या होना चाहिए, अम्ल होना चाहिए। देखो सर, यही यहाँ पे क्या हो गया, क्षारक, और यही यहाँ पे क्या हो गया, अम्ल हो गया। मेरा फटाक से ये अपने असाइनमेंट में नोट करेंगे जल्दी से, इतना नोट कर लो ताकि आपको समझ में आ जाए। सस्ती बेटा आप दीदी के पास चले जाओ, नीचे ऑफिस में दीदी से कॉपी ले आना, ठीक है, कॉपी और असाइनमेंट ले आना। ऑफिस देखिए ना आपने स्टेयर्स के नीचे से, अभी चले जाओ बेटा जल्दी से, आपके असाइनमेंट भी देने हैं। बच्चों डन 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 डन, अरे लिखा गया कि नहीं लिखा गया, चलो। अधिकांश धात्विक ऑक्साइड जल में अघुलनशील होते हैं, किंतु कुछ धात्विक ऑक्साइड जल में घुलकर क्षारकीय विलयन बना देते हैं। यहाँ देखो, सोडियम ऑक्साइड धात्विक ऑक्साइड है कि नहीं है, बोलो हाँ या ना। ठीक है बेटा, जब धात्विक ऑक्साइड जल के साथ मिल रहा है तो क्या बन गया, NaOH। बच्चों NaOH आपके पास क्या होता है, क्षारक। क्या होता है, तो इसका मतलब ए धात्विक ऑक्साइड जल के साथ मिलके क्या बना रहा है, क्या बना रहा है, क्षारक बना रहा है। बच्चों ये क्या है, पोटेशियम। क्या हो गया बेटा, पोटेशियम। तभी वही रख लो सस्ती आप अपने पास। K2 क्या हो गया आपके पास, पोटेशियम ऑक्साइड। देखो बेटा सस्ती हमने क्या बताया, जब आपके पास धात्विक ऑक्साइड जल के साथ मिलता है, खैर अधिकांश तो अघुलनशील होते हैं, लेकिन कुछ जल के अंदर घुल सकते हैं, और जो जल के अंदर घुल सकते हैं बेटा वो कैसा विलयन बनाते हैं, क्षारक वाला विलयन बनाते हैं। यहाँ देखो धात्विक ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड धात्विक ऑक्साइड था, जल में मिलाया तो क्या बन गया, NaOH, क्षारक बन गया नहीं बन गया। हल्का फुल्का क्षारक है कि प्रबल क्षारक है, प्रबल क्षारक है सिर्फ। अगला देखिए बेटा K2O पोटेशियम ऑक्साइड। बच्चों क्या ये भी आपका एक धात्विक ऑक्साइड होगा कि नहीं होगा, जल में मिलाए तो क्या बनेगा, KOH। क्या हमारे बच्चे इसका नाम बता सकते हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। क्षारक है कि प्रबल क्षारक है, क्षारक है कि प्रबल क्षारक है, तो फटाक से नोट करेंगे इसको। हो गया बच्चों सभी का नोट, भाई हो गया डन। चलो बेटा स्पेशल पॉइंट अपन बाद में पढ़ेंगे। बेटा NCERT कॉर्नर सवाल नंबर 1, सॉरी एक मिनट, कहाँ गया बच्चों, 1 मिनट। आपके पास ये वाला पेज नहीं है ना, सुनो बेटा हम आपको पेज नंबर 6 दे रहे हैं। पेज नंबर 6 में सबसे बॉटम में सवाल लिखा है, अवैधर्मी ऑक्साइड क्या कहलाते हैं, इसकी कोई 2 उदाहरण लिखिए। तो सारे बच्चों को जो आपको नया असाइनमेंट मिल रहा है उसमें ही आंसर हमें लिख के बताना है। बता पाओगे कि नहीं बता पाओगे?